नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा गादिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी पालतू कुत्ते को घुमाने के पीछे हुए विवाद की। संजय राउत ने बताया अरविंद केजरीवाल बैठक में आएंगे या नहीं की। साथ ही जानेंगे राजेश पायलट के समर्थन में सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधी निशाने की। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची की। बात करेंगे दिल्ली विधानसभा में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की। निर्भया और मणिपुर का फर्क बताकर पीएम मोदी पर साधा निशाने की। बात करेंगे पत्रकार की हत्या पर जब घिरे तो बोले सीएम नीतीश की। चिराग पासवान का तंज मैं भी हूं परिवार के शिकार की। कमलनाथ ने जारी किया पोस्टर, शिवराज सिंह चौहान को बताए ठग राज की। और आखिर में बात होगी चांद पर उतरेगा चंद्रयान 3, वैज्ञानिकों ने दी जानकारी की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। मध्य प्रदेश के इंदौर में देर रात दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। यहां बैंक के सुरक्षा गार्ड ने लाइसेंसी बंदूक से अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार भी कर लिया है। दोहरे हत्याकांड के बाद शहर में दहशत का माहौल हो गया। सबसे पहले एक पड़ोसी है जो अपना कुत्ता घुमाना के लिए बाहर निकलता है और दूसरे पड़ोसी का कुत्ता भी उस समय था। सबसे पहले 2 कुत्ते आपस में झगड़ गए और कुत्ते झगड़ने से जो पड़ोसी थे कुछ लोग उसमें इकट्ठा हो गए और जब कुत्तों का झगड़ा एक दूसरे उसको हटाने के लिए या ये था कि आपस में न कोई झगड़े तो प्रयास किया गया। इसी बीच विवाद और बढ़ गया। वहाँ कुछ लोग जो मोहल्ले के थे वो आपस में विवाद सुलझाने के लिए भी इकट्ठे हो गए थे। इसी बीच में एक जो जिसका कुत्ता था जो घुमाने ले जा रहा था वो अपने घर में गया, चूंकि वो गार्ड है और बैंक ऑफ बड़ौदा सुखलिया में वो काम करता है। उसका नाम राजपाल राजावत है। उसने अपने ऊपर चढ़ करके और फायर उसमें 2 पहले हवाई फायर किए। उसके बाद एक फायर जहां जो लोग खड़े हुए थे एक जो नीचे की तरफ किया और ये जो डबल बैरल जो 12 बोर गन थी और इसी का उपयोग वो गार्ड के रूप में बैंक में किया करते थे। तो इसमें उस समय जो आसपास कुल इसमें 8 लोग घायल हुए हैं और इन 8 घायलों में से 6 लोगों को उपचार अभी चल रहा है और 2 31 अगस्त को मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक में कौन-कौन शामिल होगा? कांग्रेस से सीट विवाद के बीच क्या केजरीवाल इस बैठक का हिस्सा बनेंगे? सुनिए क्या बोले संजय राउत। 31 की जो इंडिया की बैठक है उसमें कितने मुख्यमंत्री आएंगे और ऐसे है कि पटना और बेंगलोर में जो बैठकें हुई एक बहुत ही सक्सेसफुल बैठक। वहां तो सत्ता थी हमारी, लेकिन यहाँ सत्ता नहीं है मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो ये हम ये चैलेंज उठा रहा है। लगभग 6 मुख्यमंत्री आएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान, तमिलनाडु के स्टालिन साहब है, नीतीश कुमार जी है, हेमंत सोरेन जी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार मिस्टर तेजस्वी यादव है। सब लोग आएंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब है, लालू जी आएंगे, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव, शरद पवार साहब भी है यहाँ। तो सब प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। सीताराम येचुरी से लेकर डी राजा तक सब लोग। सर, आम आदमी पार्टी में उसमें हिस्सा लेगा क्योंकि जहाँ आम आदमी पार्टी का कंफर्मेशन है केजरीवाल साहब का वार। दिवंगत कांग्रेस नेता राजेश पायलट पर बीजेपी आईटी सेल की ओर से की गई टिप्पणी के बाद अशोक गहलोत लगातार विपक्ष पर हमलावर है। अमित मालवीय की ओर से कांग्रेस के दिवंगत नेता राजेश पायलट के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी पर गहलोत ने कहा कि मालवीय बेहुदा बातें कर रहे हैं। उनका धंधा ही यही है, झूठ बोलना, फेक न्यूज फैलाना। राजेश पायलट जी हमारे साथ, हम दोनों साथ साथ आए थे पार्लियामेंट के अंदर 80 के अंदर। हम काफी करीब से जानते, एक दूसरे को जानते थे। इसलिए इस प्रकार की बेहुदा बातें जो कर रहे हैं मालवीय, मिस्टर मालवीय जो उनका है, उनका धंधा यही है, झूठ बोलना, फेक न्यूज फैलाना
अब पूरे देश में वो बुद्धिजीवियों में एक्सपोर्ट हो गया है। अब बीजेपी के लिए वो एसेट नहीं, लाइबिलिटी बन चुका है। अब बीजेपी को हटाया नहीं, हटाया हमें मतलब नहीं है। आज बीजेपी के लिए लाइबिलिटी कोई है तो अमित मालवीय जी है, ये मैं कह सकता हूँ। तो जनता समझ गई कि तो फेक न्यूज चलाता रहता है बीजेपी के बिहाफ पर। तो ये स्थिति है। तो आप चिंता नहीं करें, राजस्थान में माहौल अच्छा बना हुआ है। सरकार, इस बार उम्मीद मैं करता हूँ जनता जो है, जनता का आशीर्वाद वहां पर मिलेगा रिपीट करने में सरकार को। मुझे लगता है जो फीडबैक आ रहा है हमारे पास में आम जनता का, गाँव का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटी वालों का, सबका, छत्तीस कौम चाहती है सरकार वहां पर रिपीट हो। ये मेरा मानना है। मेरा मतलब मैं अनुभव कर रहा हूँ या मैं महसूस कर रहा हूँ। बाकी जनता माई बाप है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। चुनाव परिणाम आए तो मालूम पड़ेगा। पर ये जो पैसा खर्च करना चाहते हैं बीजेपी वाले, जनबल के उपयोग, दुरुपयोग कर रहे हैं पदों का। मुख्य प्रधानमंत्री 6 बार आ चुके राजस्थान में, कुछ दूसरा काम है नहीं उनके पास में क्या? गुजरात चुनाव हो रहे तो आप 6 महीने जा रहे हो, अप एंड डाउन कर रहे हो। और प्रधानमंत्री जब बिजी होता है पर्सनैलिटी, और भी काम होते हैं देश और दुनिया का राज करने के लिए, वो खाली चुनाव में घूमते रहते हैं। मणिपुर में आग लगी हुई है, 2.5-3 महीने से परवाह नहीं करी। और कर्नाटका, कभी हिमाचल, कभी राजस्थान, कभी गुजरात, उसमें घूमते रहते हैं। अरे मणिपुर तो हमारा राज्य है भाई, आप उसे कंपेयर करो राजस्थान को और छत्तीसगढ़ को। ये तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं उम्मीद कभी करता ही नहीं था। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए, प्रदेश की चुनाव जीतने के लिए इस स्तर पे जाएंगे वो कि मणिपुर में जो आग लगी हुई है, मणिपुर जल रहा है, उससे आप मतलब कंपेयर करो राजस्थान को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को आप सलाह दे रहे हो। ये तो बहुत दुखद बात है। मेरे मित्र लोग का दावा भी करते हैं भाषणों के अंदर, और ये मित्रता ये नहीं बताते हैं कि अपने अपने मित्र के राज्यों को बदनाम करो आप। ये कहाँ की समझदारी है बताइए आप? ये जनता सब समझ देख रही है, और मैं समझता हूँ सबको सबक सिखाई जनता इस बार। क्या कितने बड़े नेता रहो, कितने कैंपेन कर लो, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। सर, एनडीए सरकार जितने भी प्रधानमंत्री हैं पूर्व उनका नाम चेंज करती जा रही है। आज मैंने ट्वीट किया उसके लिए भी। ये कहाँ ले आ रहे देश को भाई? जो पंडित नेहरू ने इस देश के जो नींव रखी है, जिस पे आज खड़ा है देश, आज मजबूती के साथ में, बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े बांध बना दिए उस जमाने में, IIM, IIT, ट्रिपल आईटी बनी है, बड़ी बड़ी संस्थाएं उसमें तो आ गई। उसके कारण आज हम लोग आत्मनिर्भर भी हैं। देश दुनिया भर में हम लोकतंत्र का गर्व करते हैं। 70 साल तक हमारा मजबूत रहा लोकतंत्र देश के अंदर। क्या नहीं हुआ देश के अंदर? सुई नहीं बनती थी, आज क्या नहीं बनता है। और उसके लिए अगर मान लो पंडित नेहरू 16 साल से बंगाल में रहे हो, बंगले में, उनके नाम का वो संग्रहालय बन गया, अब उसका आप नाम हटा करके आप क्या बहादुरी करिए? बहादुरी का काम है क्या? ये कोई बहादुरी नहीं है। ये इनकी सोच दर्शाती है। इनकी सोच बड़ी खतरनाक है। ये सोच चिंताजनक है देशवासियों के लिए, और होनी चाहिए चिंताजनक। इनकी सोच लोकतंत्र को खत्म करने वाली है। इनकी सोच जो है नादिरशाही, तानाशाही, फासिज्म का जो जमाना था, हिटलर का जमाना था, वहाँ जो अप्रोच थी ना वहाँ के धर्म के नाम पर राजनीति करने की, आप समझ लीजिए वही अप्रोच यहाँ चल रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तकलीफ आएंगे बाद में नहीं समझेंगे तो, या तो चॉइस में निपट लेंगे वरना तकलीफ आएंगे लोग। मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। चुनाव में हार जीत होती रहती है, सरकार आती जाती रहती है। हमने देखा है 5-7 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बदल गए, हर राज्य में मुख्यमंत्री बदल रहते हैं। कांग्रेस ने क्योंकि लोकतंत्र मजबूत किया इसलिए ये कायम रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, इसलिए बने क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी आप प्रधानमंत्री इसलिए बन पाए हो कि 70 साल तक कांग्रेस ने इस लोकतंत्र कायम रखा है। अगर काम नहीं रखते तो फिर आप कैसे प्रधानमंत्री बनते बता दीजिए। और उस कांग्रेस लिए कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। यह पहली बार है जब भाजपा ने चुनावों से 3 महीने पहले किसी राज्य में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। यहाँ रोचक बात यह है कि दोनों राज्यों में पार्टी ने उन्हीं सीटों को शामिल किया है जो वह पिछले चुनाव में हार गई थी। भाजपा ने उन सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है जिन पर उसे
2018 और 2013 के चुनावों में हार मिली थी। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराने की आलोचना करते हुए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने मन की कुंठा और भड़ास निकालने के लिए संवैधानिक मंच का उपयोग करते हैं। त्रिवेदी ने कहा कि इतने भारी जनादेश के साथ इतना हल्का किरदार दिखाना और इसके लिए संवैधानिक मंच का उपयोग करना गलत है। और ये सत्र एक मामले में विचित्र है, क्योंकि दिल्ली देश की एक ऐसी विधानसभा है जिसका सत्र कभी समाप्ति नहीं होता, सत्रावसान होता ही नहीं है। ये सतत सत्र में रहते हैं, परंतु एक मामले में ये एकदम अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कभी भी सत्र का उपयोग, यानी दिल्ली की विधानसभा का उपयोग दिल्ली के विषय के लिए नहीं करते। वो सब इधर उधर की बातें करेंगे और केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति अपनी ईर्ष्या और कुंठा की अभिव्यक्ति करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि आज जो उन्होंने दिखाया है, ये दिखाई पड़ता है कि उनकी संवैधानिकता के दायित्व के ऊपर उनका अराजकता का चरित्र हावी हो गया है। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूं उनसे कि मान्यवर, अगर आपके मन में कोई कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है कि कांग्रेस आपको झटका दे रही है, या आपको ये इस बात का फ्रस्ट्रेशन है कि राष्ट्रीय पार्टी का तमगा लेने के बाद भी आपको अविश्वास मत पर बोलने का मौका नहीं मिला, तो ये सही मंच नहीं है अपने मन की उस कुंठा और विक्षिप्तता को एस्टैब्लिश करने का। This is not an appropriate stage or appropriate forum. This is a forum for discussion, not to express your frustration. और दिल्ली की जनता ने आपको इतना भारी भरकम जनादेश दिया है और उसके बाद सिर्फ निरर्थक, अनर्गल, आधारहीन आलोचना प्रधानमंत्री जी के करते रहने का इतना हल्का किरदार मत दिखाइए और उसके लिए संवैधानिक मंच का उपयोग मत करिए। तो उनके लिए मैं सिर्फ एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि जो कुछ आप बोल के निकल गए हैं, ये मत सोचिए दिल्ली की समझदार जनता समझ नहीं रही। उसे सब समझ में आ रहा है कि आपने दिल्ली के हित की कोई बात नहीं की और केवल अपने मन की कुंठा, विक्षिप्तता या सामान्य भाषा में कहें भड़ास निकालने का प्रयास किया है। तो एक पंक्ति कहता हूं उनके लिए कि चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा, सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है, बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार फिर पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि दरिंदगी के 78 दिन बाद आया था मणिपुर से वीडियो, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? 10 साल में अपना एक अचीवमेंट मोदी जी बता नहीं पाएंगे। हमसे सवाल पूछते हैं लेकिन अपना एक उपलब्धि नहीं बता पाएंगे। उस दरिंदगी के 78 दिन बाद आया था और ये इस देश की आत्मा है, ये इस देश की असलियत है कि महिलाओं के साथ उस दरिंदगी को देखकर 78 दिन बाद प्रधानमंत्री को भी 36 सेकंड तो मणिपुर पर बोलना पड़ा, महिला बाल विकास मंत्री को बोलना पड़ा, महिला आयोग जो 36 दिन तक बैठा रहा था उसकी कंप्लेंट्स पर बोलना पड़ा। ये कहीं पर नारी शक्ति है, कहीं पर इस देश की अंतरात्मा में एक औरत के साथ ये हैवानियत हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और इसीलिए आप लोगों का राजनीति में आना, आप लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, आप लोग आगे बढ़ें, ये जरूरी है। और मैं निर्भया और मणिपुर का कंपैरिजन आपको बताती हूं और फिर बताती हूं झूठ का पर्दाफाश करना क्यों जरूरी है। 2012 में निर्भया कांड हुआ, इस देश की आत्मा को झकझोर दिया और उस निर्भया कांड के बाद कार्रवाई हो रही थी, लेकिन सारा मीडिया सरकार को कटघरे में खड़े करके सवाल करता था। ये मीडिया का काम है, मैं गलत नहीं मानती हूं उसको। इस देश के प्रधानमंत्री और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी उस परिवार के टच में रहे,
बच्ची को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा और जब दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई तो टारमैक पर रात को 2:30 बजे खड़े रहकर उसके शव को रिसीव किया। यह था देश कि राहुल गांधी जी ने बिना किसी को बताए निर्भया के भाई को पढ़ाया, लिखाया और पायलट बनाया, और इसका उल्लेख निर्भया की मां ने खुद किया। ये होते हैं नेता। आज मणिपुर का कांड हुआ है और कन्हैया कुमार जी ने बिल्कुल सही कहा। आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार सबकी बात कीजिए, लेकिन सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, क्या इन राज्यों में 35 पुलिस स्टेशन लूटे गए हैं? क्या इन राज्यों में 3 महीने से हिंसा है? क्या इन राज्यों में लोगों के हाथ में 6 लाख लूटी हुई गोलियां हैं, असलहे हैं? क्या इन राज्यों के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं ऐसे एक नहीं सैकड़ों हादसे हुए हैं? क्या इन राज्यों के मुख्यमंत्री ने हथियार डाल दिए हैं और प्रधानमंत्री ने वहां से मुंह मोड़ लिया है? तो मुझे लगता है ये सवाल आपको किसी भी परिवेश में, जो सच की बात, जो सोशल मीडिया की बात है वो एक तरफ है, आप किसी भी परिवेश में, अपने परिवार में, अपनी मित्र मंडली में, अपने अगर आप किसी क्लब का, किसी साहित्यिक संगठन का हिस्सा है, वहां पर जरूर इन बातों को बोलिए, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि देश कैसे चलता था और आज क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बोलते बोलते, आजकल उनकी जबान बड़ी लड़खड़ाती है, पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, बोलते बोलते बोल गए वही घिसी पिटी बातें। आज इस देश के प्रधानमंत्री को वो हैवानियत मणिपुर की घिसी पिटी लग रही है, इसका उल्लेख आपको कर रहा है। राहुल गांधी जी अपना काम कर रहे हैं, हमारे नेता लोग जो यहां पर बैठे हैं, हमारे लीडर्स यहां पर बैठे हैं, नेता जी हैं, आप लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इन बातों को बढ़ाने का काम, जो मीडिया आपके सत्य को नहीं दिखा रहा है, उसके खिलाफ, उसके पैरेलल बात करने का काम ये आपका है। और क्योंकि यहां पर ब्लॉक लेवल तक का रिप्रेजेंटेशन है, तो मेरा मानना है कि अगर आप लोग बातें करिएगा तो बातें बहुत दूर तक जाएंगी। एक्टिव होना जरूरी है। 9 महीने हैं जनरल इलेक्शन के, और ये चुनाव इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि कांग्रेस को जीतना है और बीजेपी हारेगी। ये चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि ये तय करेगा कि इस देश में महिलाओं का, युवाओं का, आदिवासियों का, दलितों का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा 2024 के बाद। इसलिए यह निर्णायक चुनाव है। और 9 महीने में आपसे मांग रही हूं, 9 महीने एक्टिव होइए, बातें करिए, झूठ का खंडन करिए, 10 व्हाट्सएप दिन के फॉरवर्ड करिए और एक दूसरे के सोशल मीडिया को या मीडिया को साझा जरूर करिए। एक जमाना था जब लोगों को लगता था कि सोशल मीडिया कोई बाहर की चीज है। मुझे लगता है कि आज अगर आप एक ग्राउंड एक्टिविटी कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया पर नहीं दिख रही है तो वो निरर्थक है। और उसी तरह से सिर्फ सोशल मीडिया पे करते रहिए और जमीनी कार्रवाई ना करिए, वो भी गलत है। आज ये इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, आप लोग दूर दूर से हिंदुस्तान के हर कोने से आए हैं, ये सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो जो लोग नहीं आए हैं उनको भी इस बात का पता चल रहा है। और अगर ये सम्मेलन ना हो और हम सोशल मीडिया के बारे में ही बात करते रहे तो वो भी निरर्थक है। तो मुझे लगता है आज ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है। एक ये भी सच है कि वो सोनिया गांधी जी की दूरदर्शिता थी। ये कांग्रेस का पॉलिटिकल कल्चर है कि घटक दल की सरकार चलाने के बावजूद 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित उन्होंने कराया। ये अलग बात है कि वो लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। लेकिन जो लोग प्रचंड बहुमत का दंभ भरते हैं, जो बात करते हैं कि उनको इस देश ने चुनकर भेजा है, उनको 1 मिनट नहीं लगेगा अगर वो 33% रिजर्वेशन कराना चाहे। और मुझे फक्र है इस बात का कि हमारे और मेरे नेता ने उनसे कहा है कि महिला रिजर्वेशन पर मेरा अनकंडीशनल सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को है। लेकिन 10 साल बाद भी महिला रिजर्वेशन की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, क्योंकि मन में खोट है। औरतों को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मोहरा बनाना है। और जैसा कि इन्होंने कहा, पंक्ति में आगे बिठा के 4 औरतों को सजा देनी है। अगर वाकई में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो 33% रिजर्वेशन अगर मोदी जी आज चाहें तो कल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल आप। बिहार में अपराध नहीं है, ये प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अररिया में हुई पत्रकार की हत्या के बाद दी है। भाजपा ने राज्य में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर जब सरकार पर सवाल उठाया तो सीएम नीतीश ने कहा कि कहां आपराधिक घटना घट रही है, कौन कह रहा है कोई आपराधिक घटना नहीं है, कितना कम है, आइए सुनते हैं।
तोरा के किसको बयान देना हमको ध्यान भी देते हैं। कौन क्या बोलता है उसे क्या लेना देना है, लेकिन आप कृपा करके जनता से पूछ न लीजिए, तब आपको पता चलेगा। हम तो कहे हैं ना एक दिन कि आप लोग सब चलिए वहाँ देखने के लिए, वहाँ वाला तो एक अंतिम सवाल है सर। संजय जायसवाल ने कहा है कि आपराधिक घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही है, पाकिस्तान जैसी हालत हो गई है बिहार की। आपराधिक घटना घट रही है, कौन कह रहा है? बिहार आप देखिए तो बिहार में हिंदू क्या बात है, यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, कितना कम है, जरा फिगर तो देखिए। सारा फिगर जो प्रकाशित होता है तब देखिए, बहुत कम है। कोई बिना मतलब का वो अपना ये सब बोलते रहता है ताकि मीडिया पर तो कब्जा कर लिया है, तो एक तरफा आना है तो वही सब चीज आता रहेगा। हम लोग जो बताएंगे तो आपको चलने देगा, वो चली में नहीं करेगा। 24 वाली लड़ाई को कैसे देखते हैं सर? 24 वाली लड़ाई, लेकिन हमारा वहाँ किसी से बातचीत करने का नहीं था, तो ऐसे ही हम न्यूज देख रहे थे कि ऐसा हो रहा, ये सब तो कोई बातें नहीं थी। सर 24 वाली लड़ाई गए और कर करा करके तुरंत चले आए। आँख का इलाज भी करवाने के लोग देखना होता है। लोग 1.5-2 साल पहले ना हो गया था, अब तो ठीक ही है, लेकिन हर देखते हैं बेचारे 6 महीना पर करते हैं एक बार। 24 वाली लड़ाई को कैसे देख रहे हैं? 24 में जो लड़ाई अब होनी है उस दिन भी 15 अगस्त पक्का होगा, बहुत अच्छा होगा, देश के हित में होगा, ये सब जान लीजिए। चिराग पासवान ने नीतीश को घेरते हुए कहा कि नीतीश कुमार जब एनडीए में थे तब लालू के भोज में शामिल होने चले गए थे। आज जब वे महागठबंधन में हैं तब वे दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि समारोह में शामिल होने दिल्ली चले गए। यही कारण है कि नीतीश को अब उनके ही गठबंधन में तरजीहें नहीं मिलती, क्योंकि लोग उनकी इस आदत से वाकिफ हैं। आराम फरमा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अगर कोई नेता उनको मिलने का समय दे तो भागे भागे जाएंगे मिलने के लिए। पर इनको इस बात की चिंता नहीं है कि आज आधा बिहार बाढ़ से ग्रस्त है और आधा सुखाड़ से ग्रस्त है। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री उसके लिए? किसान जब तक आत्महत्या नहीं करेगा तो आप उसको उसका उचित मुआवजा नहीं दीजिएगा ना, भले बाढ़ में उसकी फसल गई हो या सुखाड़ में उसकी फसल गई हो। क्या आपने रिव्यू करना जरूरी समझा? कल हम जमुई गए थे, दिशा की बैठक हम वहां पे की। जमुई का एक एक व्यक्ति किसान परिवार से जुड़ा हुआ आकर हमको बोल रहा है कि भैया इस बार हम अपनी रोपनी नहीं करते। और जब हम उसी बैठक में जब हम अधिकारियों से जब हम जानकारी लिए, और प्लीज आप लोग भी ये कीजिए ताकि इस सरकार की पोल खुलनी जरूरी है, जब हम अधिकारियों से जब हम जानकारी लिए कि कितना रोपा हुआ है तो बोलता है 75%। सोचिए 75%। दक्षिण बिहार में जहां पे पानी का इतना अभाव रहा है वहां पर ये लोग बोल रहा है 75%, और कई प्रखंड तो ऐसे जहां पे 95%, 98%, ऑन एन एवरेज 80-85%, 80-85। जो सबसे कम वाला प्रखंड हमारे यहाँ रहा है उसमें भी 65% ये लोग दिखा रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा जिला जहां पे हम मांग कर रहे हैं कि उसको सुखाड़ घोषित किया जाए, वहां पे कागज पे ये कार्रवाई। अधिकारी से पूछे कि भैया कौन गया था सर्वे के लिए, तो हम वीडियो के माध्यम से करवा लेते। वीडियो से पूछे कि भैया कौन गया था, तो हम फलाना से करवा लेते। कोई जमीन पर नहीं गया। कितने इनके अधिकारी हैं भैया जो गर्मी में निकलते हैं, धूप गर्मी पसीने में देखे किसी अधिकारी को? इनके मुख्यमंत्री को खुद देखे कभी एक माथे से बूंद टपक जाए उनकी पसीने की? गाड़ी का शीशा कभी उनका खुला देखे हैं? मंच पर बिना एसी बिना पंखे के उनको बैठे हुए कभी देखे हैं? और ये लोग सर्वे करेंगे किसानों का। इन लोगों के पास जानकारी होगी भैया कि किसानों की क्या वहां पे रोपनी हुई या नहीं हुई? और ये ऐसी फर्जी रिपोर्ट बना बनाकर ये लोग किसानों को उनके अधिकारों से दूर रखते हैं। आज किसान भुखमरी के कगार पर आ गया जो अन्नदाता हमारा। वही नॉर्थ बिहार में जाकर देख लीजिए, कोसी में किस तरीके से पानी उफान मार रहा है। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इनके पास? कोई नहीं। इंतजार करेंगे हाथ पे हाथ धरकर। अच्छा अभी उठने दो, पानी उठने दो, अभी तो कटाव शुरू ही हुआ है, कटाव का पानी घुसने दो। जब तक खेतों में नहीं जाएगा, जब तक गांव में नहीं जाएगा, घर में नहीं जाएगा, जब तक कुछ लोग डूब नहीं जाएगा, मर नहीं जाएगा, इनको थोड़ी लगेगा कि भैया विकराल परिस्थिति उत्पन्न हो गई। जब तक कोई मरेगा तब ना इनको लगेगा कि डूब के मर गया, इसका मतलब पानी आ गया।
और फिर ये अपना उड़न खटोला निकालेंगे, ऊपर से जाकर घूमेंगे और बोलेंगे हाँ पानी आ गया। और ये वही है क्विंटल बाबा, कोसी के मसीहा बने फिरते थे। क्या हो गया भैया आपको? अब आपको जरूरत नहीं है इन लोगों की। क्यों? क्योंकि अब आप समीकरण के माहिर हो गए। हमको तो समझ में नहीं आता जब ये खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, जब लोग बोलते हैं कि भाई ये सोशल इंजीनियरिंग बड़ी अच्छी करते हैं। ये इनकी तारीफ है कि इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है? इनको खुद को समझ में आता है मुख्यमंत्री जी को? सोशल इंजीनियरिंग कोई तारीफ नहीं है मुख्यमंत्री जी आपकी। जातीय समीकरण को बिठा बिठा कर चुनाव जीतना, और इनको ये अस्त्र पता चल गया है, इसीलिए काम करना ये जरूरी नहीं समझते। क्या काम किया? उस दिन बोल रहे थे ना, हमारे ही सवाल पर एकदम भड़क गए थे कि भाई चिराग पासवान कैसे संसद में जाकर बोल दिया कि हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं। तो आप लोगों के सामने ही बोले थे, कुछ लोग बोलता रहता है, कहता है कि हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं, जानता है कि 2005 में भी थे। तो प्रभु 2005 में थे, 2020 में फिर आप तीसरे नंबर पर आ गए, तो आपको आत्ममंथन करना चाहिए कि क्यों आ गए। बिहार की जनता ने आपको सराखों पे बिठाया था, ठीक बोल रहे हैं आप मुख्यमंत्री जी, 2010 में आपको सराखों पे बिठाया था इसी जनता ने, अपार बहुमत दिया था। कमियां आप में रही कि 2010 से 2020 आते आते उस अपार बहुमत से आप पुनः तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। क्यों बने? ये आत्ममंथन कीजिए। आज किसी दूसरे की कृपा पर आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या बोलते थे कि बीजेपी वाला हमको जबरदस्ती बना दिया। इतना जबरदस्ती बना दिया तो काहे नहीं राजद के सामने जाके प्रस्ताव रखे थे कि हम गठबंधन करेंगे, पर तब करेंगे जब आप में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। कहे जाके फिर उसी के मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए वहां पे। 2020 में परिणामों के बाद तो बड़ा गला चीख चीख के बोल रहे थे कि हम कहाँ बनना चाहते। यही लोग बोला कि आप ही बनिए, आप ही बिहार संभाल सकते हैं। तो भाई राजद वाला तो नहीं बोलता कि आप ही संभाल सकते हैं, वो लोग तो बोल रहे कि आप जाइए देश संभालिए, हम लोग आने को तैयार हैं। तो काहे नहीं जाके इस्तीफा दे देते, बना देते। पर हकीकत है कि इनकी कथनी अलग, करनी अलग, और ये तमाम घटना दिखाती हैं कि बिहार के लिए मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर हैं। आज जब जर्नलिस्ट की हत्या हो रही है, आज जब इनके खुद के पुलिस अधिकारियों की हत्या हो रही है, तो मुख्यमंत्री मौन है। आज जब बाढ़ सुखाड़ से बिहार ग्रस्त है, तो मुख्यमंत्री खामोश है। दिल्ली जाकर बैठे हैं अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए। ये बिहार की जनता देख रही है कि उनकी दुख की घड़ी में आज कौन उनके साथ खड़ा है। और यही कारण था कि 2020 में चिराग मॉडल इन जन भावनाओं का ही प्रतिबिंब था। इसी वजह से 2020 में ये तीसरे नंबर की पार्टी बनी। आज पेयजल की समस्या आप देख रहे हैं, सुखाड़ के इलाकों में चले जाइए, भाई पीने का पानी नहीं है। आप लोगों के भी परिचित कई ऐसे इलाकों में होंगे। हमारी खुद की लोकसभा में आप चले जाइए, अलीगंज में चले जाइए, सिकंदरा में चले जाइए, सोनो में चले जाइए, चकाई विधानसभा का प्रखंड, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, बूंद बूंद के लिए। और ये क्या है वो हरियाली वाला प्रोजेक्ट इनका, जन जीवन हरियाली, ये उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। नल का जल पहुंचाएंगे, कौन नहीं जान रहा भैया नल का जल क्या हो रहा है। पानी को लिफ्ट करा के आर्सेनिक वाटर उठा के ऐसी ऐसी जगहों पे भिजवा रहे हैं। राजगीर हम लोग जाते हैं, लोग जाते हैं स्किन के लाभ के लिए, जाकर डुबकी लेते हैं कि भैया पानी वहां का इतना अच्छा है तो डुबकी ले लेंगे तो जितने भी स्किन से जुड़े हुए रोग हैं वो बेहतर हो जाएंगे। वहां पे जाके आर्सेनिक वाटर ये जाके मिला रहे हैं, फ्लोराइड वाटर का ये वो कर रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कुछ बिहार में ये क्या कर रहे हैं। आज लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। बालू खनन पे ये रोक नहीं लगाएंगे, अवैध बालू खनन होता रहेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ 50% कमीशन भ्रष्टाचार के आरोप वाले पोस्टर दिखाए। पोस्टर में लिखा था घोटाला ही घोटाला, घोटाला से 50% कमीशन रेट। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये शिवराज नहीं ठगराज है। आइए सुनते हैं। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे यहाँ आने में विलंब हुआ। 1000 से ज्यादा लोग थे आज। रोज 4, 5, 600 लोग होते हैं, 700 होते हैं, आज 1000 से भी ज्यादा थे। सब अपना ये नहीं कि केवल टिकट या अपना आवेदन लाए। अभी मैंने सुना इंदौर के करीब 500 लोग आए थे
कि वो कैसे भ्रष्टाचार के शिकार हुए। आज 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे। आज शिवराज नहीं रहे, ठगराज बन गए, जिनको मैं बड़े प्यार से शिवराज करके लोकसभा में 2007 तक मेरे ख्याल में पुकारता था। अब वही शिवराज ठगराज बन गए हैं। सब चीजों में ठगाई, सबको ठगा है। नौजवानों को ठगा है, बुजुर्गों को ठगा है, किसानों को ठगा है, व्यापारियों को ठगा है, शासकीय कर्मचारियों को ठगा है। और केवल पैसे से ठगना और भ्रष्टाचार ही नहीं है, पर यह भी हमें पहचानना है कि इनमें इनकी नीति और नियत भी ठगने वाली है। ये सबसे बड़ी बात है कि इससे उनकी नियत और नीति से ये शुरुआत होती है। बच्चा होए, बुजुर्ग होए, ठगा गया। ये पूरा प्रदेश देख रहा है। इन्होंने हमारे महाकाल को भी नहीं छोड़ा, हमारे गौ माता को भी नहीं छोड़ा। आपने अभी लेटेस्ट पत्र पढ़ा है, गौ माता को नहीं छोड़ा, महाकाल को नहीं छोड़ा। और आज हर व्यक्ति प्रदेश का या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। ये छिपी बात नहीं है। भ्रष्टाचार के गवाह हैं जो भ्रष्टाचार के शिकार नहीं है। और यही सबसे बड़ी, मैं सोचता हूं, आज कलंक मध्य प्रदेश पर है। आज ये गंभीर विषय पर मेरा आखिरी निवेदन आपसे है, इसकी गंभीरता को आप डाइल्यूट मत करिए, प्रश्नकाल में भी डाइल्यूट मत करिएगा। राजनीतिक मुद्दों पर चल पड़ेंगे। हमारा ये मुद्दा जो है जिससे आज पूरा प्रदेश पीड़ित है, ये असली मुद्दा है प्रदेश का। और यही मुद्दा है क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता अपने प्रदेश में। एक इमेज पर निवेश आता है। इन्वेस्टमेंट, मैंने हमेशा कहा, डिमांड नहीं करा जा सकता, अट्रैक्ट करना पड़ता है। क्या हम भ्रष्टाचार से अट्रैक्ट करें? हमारे प्रदेश पर अगर सबसे भ्रष्ट प्रदेश का लेबल लगाए तो क्या यहां निवेश आएगा? तो ये आज मैं मानता हूं सबसे बड़ी समस्या, बेरोजगारी बड़ी समस्या है, हमारी आर्थिक गतिविधि बहुत बड़ी समस्या है कि कैसे घटती हुई आज हमारी आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधि है। तो किराने की दुकान में जाओ, वो तरसते, किसी दुकान में जाओ वो किसी और चीज से तरसते। जहां देखो, मैं तो सभाओं में पूछता हूं कि मैं भ्रष्टाचार के बारे में आपको क्या समझाऊं, और लोग चिल्लाने लगते हैं कि पैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दो और अपना नाम गरीबी रेखा में लिखवा लो। ये आज प्रदेश की तस्वीर है। तो आज ये हम इसको प्रकाशित कर रहे हैं। ये जो हमारी एक पैम्फलेट है, हम घर घर तक पहुंचाएंगे। पर मैं सोचता हूं कि ये कोई नई जानकारी मध्य प्रदेश की जनता के लिए नहीं है। इतिहास लिखने के लिए तैयार चंद्रयान लैंडर और रोवर हुए अलग। चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए बढ़ रहा है चंद्रयान। चांद पर कैसे उतरेगा चंद्रयान 3, साइंटिस्ट ने बताया। इसकी अपनी एक तयशुदा
प्रक्रिया होती है। इसमें जैसे कि जब प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर को यहाँ से भेजा गया था तो ये आपस में जुड़े हुए थे, तो वो जो बोल्ट्स हैं वो एक्सप्लोसिव बोल्ट्स कहते हैं उनको। तो एक उचित समय पर, तयशुदा समय पर इसरो ने उनको जो एक्सप्लोसिव बोल्ट्स में वो जो माइनर विस्फोट होता है वो किया, और ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट यूनिट्स एक दूसरे से अलग हो गई। इस प्रोसेस में एक स्प्रिंग एक्शन के तहत जो है इन दोनों के बीच जो है लैंडर रोवर को एक थोड़ी सी गति दी गई है। वो 1 मीटर प्रति सेकंड की एक्स्ट्रा गति है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे जो है लैंडर और रोवर के लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो 2-3 फेरे जब ये लगाएंगे, यद्यपि एक दूसरे के आसपास रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी इनके बीच की दूरी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो अपनी इंडिपेंडेंट ट्रेजेक्टरी पर है, जो कि 153 गुणा 163 किलोमीटर वाली है, जो कि कल इसरो ने अचीव की थी। जो लैंडर रोवर है वो इससे ज़रा फर्क उसकी अब ट्रेजेक्टरी हो गई है, और इसकी 2 बार डी बूस्टिंग होनी है। उसमें 2 चरणों में जो है, एक तो चरण जो है 18 तारीख को होगा, और उसमें जो है इसकी ऑर्बिट को 120 गुणा 150 किलोमीटर का किया जाना है, और अगले डी बूस्टिंग में ये 30 गुणा 150 किलोमीटर का हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका ऑर्बिट और प्रोपल्शन मॉड्यूल का ऑर्बिट जो है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो विद्यमान है, वो चंद्रमा का अब सैटेलाइट बन गया है, उसका चक्कर लगाता रहेगा, और अगले कई महीने, शायद 1 साल भर भी जो है वो काम करता रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक तो उसके जरिए कम्युनिकेशन होना है लैंडर का जो है प्रोपल्शन मॉड्यूल और जो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर 2 है उसके साथ, और ऑर्बिटर 2 जो है बातचीत करेगा पृथ्वी से, यानी कि बेंगलुरु में इसरो का जो भी कम्युनिकेशन सेंटर है। और इसके अलावा जो है ये जो चंद्रयान 3 है इसको कई स्पेस एजेंसीज के जो डीप स्पेस नेटवर्क्स हैं वो ट्रैक कर रहे हैं। तो किसी भी समय जो है ऑपरेशन के समय, जो खास ऑपरेशन जो चंद्रयान 3 पर किए गए या आगे होंगे, ये किसी न किसी स्टेशन को ये हमें विजिबल रहेगा, ताकि जो है इसकी ट्रैकिंग जो है सफलतापूर्वक करते रहें। तो 23 अगस्त जो है वो एक किस्म से जो है बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है। तो उस दिन जो है आप ये समझिए कि 142 करोड़ दिल जो है ज़्यादा धड़केंगे, मगर उम्मीद करते हैं कि उन धड़कनों का और उन प्रार्थनाओं का जो है